बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। सूरत हाल ये है कि हालात बिल्कुल भी काबू में नहीं है और मामलात दिन ब दिन खराब से खराब तर होते जा रहे हैं और उसकी बुनियादी वजह है पाकिस्तान की बिगड़ती हुई मईशत मजीद बिगड़ रही है। कॉस्मेटिक्स मैयर्स, झूठे दावे, झूठे और बेबुनियाद किस्म के लारे वो तो लगाए जा रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पे क्या है, पेपर्स क्या बोलते हैं, बैलेंस शीट क्या कहती है, वो ये कहती है कि पाकिस्तान की मईशत हर रोज गिरावट का शिकार है और पाकिस्तान पर कोई भी एतबार करने के लिए तैयार नहीं है। और उसकी वजह है गैर यकीनी सूरत हाल, गैर यकीनी सियासी सूरत हाल, गैर यकीनी मुआशी सूरत हाल, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म की कोई सरमायाकारी नहीं आ रही। हाँ, अलबत्ता पाकिस्तान से करोड़ों नहीं, अरबों रुपया नहीं, अरबों डॉलर जो है वो बाहर जा रहा है और लोग पाकिस्तान के अपने कारोबारी, पाकिस्तान के अपने सनतकार, ताजिर और कारखानादार वो अपना पैसा बाहर भेज रहे हैं और बाहर वो अपने आप को महफूज तस्वर कर रहे हैं अपने सरमाए को। उसकी बुनियादी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ नाम की कोई चीज नहीं, अदलिया आज़ाद नहीं, मीडिया आज़ाद नहीं और इस वक्त एक जाली निज़ाम हुकूमत मुसल्लत किया गया है। हालात न ही ताकतवर हुक्मरानों के कंट्रोल में हैं और न ही उन हुक्मरानों के जो हमें नजर आते हैं, जो कि फेक हैं, जाली हैं। तो इस वक्त आप इसलिए हुक्मरान इत्तेहाद के अंदर से ही अभी आवाजें उठना शुरू हो गई हैं कि हम कौमी असम्बली तोड़ दें और आइंदा आम इंतखाबात खुद ही करवा दें। ये आवाजें क्यों उठना शुरू हुई हैं और ये प्लान क्या है, ये भी आपके साथ ज़रा डिस्कस करते हैं। लेकिन पहले आज का दिन काफ़ी अहम है, 10 जून है और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की एक अहम मुकदमा जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच के सामने है। जस्टिस होंगे फारूक हैदर साहब और इसमें जो पंजाब हुकूमत मरियम सरकार फॉर्म 47 की, उन्होंने नए से नए मुकदमात बनाने का सिलसिला शुरू किया हुआ है इमरान खान साहब पे। गद्दारी के, बगावत के, संगीन गद्दारी के ये मुकदमात अब बनाए जा रहे हैं। खा वो 29 मई का हो, खा वो एक वज़ीर आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब के बारे में कुछ अल्फाज को लेकर उनकी बुनियाद पे हो, तो ये एक सिलसिला शुरू किया गया है और इसका ऐलान जो है वो सूबाई वज़ीर इत्तलाआत अज़मा बुखारी साहब ने किया था कि काबीना ने मंजूरी दी है कि इमरान खान साहब के खिलाफ संगीन गद्दारी के मुकदमात दर्ज करवाए जाएं। इस इकदाम को चैलेंज किया है लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस फारूक हैदर साहब की सरबराही में डिवीजन बेंच जो है वो समाअत करेगा और अदालत ने पंजाब हुकूमत को जवाब जमा कराने की हिदायत दे रखी है। और इसका बुनियादी मकसद सिर्फ एक है और वो बुनियादी मकसद ये है कि इमरान खान साहब को ज़्यादा से ज़्यादा देर तक जेल में कैसे रखा जा सकता है, क्योंकि जो मुकदमात जिन मुकदमात में सजाएं हुई हैं वो मुकदमात एक एक करके ख़त्म होते जा रहे हैं, क्योंकि वो सारे का सारा पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के अलावा और कुछ भी नहीं था। इमरान खान साहब ने जेल से एक पैगाम भी भेजा है और उन्होंने बड़े पुरतपाक तरीके से और उन्होंने कहा है कि गुलामी लोगों को छोटा कर देती है और छोटे लोग कभी बड़ा काम नहीं कर सकते और इंसान की गैरत और आज़ादी मिलकर इसे एक बड़ा इंसान बनाते हैं। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के सबसे बड़े इंसान और सबसे बड़े अचीवर थे, कामयाब इंसान थे और उन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा पढ़वाकर अपने लोगों को हर तरह के खौफ से आज़ाद कर दिया और उस आज़ादी ने इन लोगों को, जिन्हें दुनिया अनपढ़ और बदू कहकर पुकारा करती थी, उन्हें दुनिया की सबसे अजीम और ताकतवर तरीन कौम बना दिया। और उस वक्त रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में कायम होने वाली मदीना की रियासत और उसमें आने वाले इनकलाब को सही तरह से समझने की ज़रूरत है। इस तरह रसूल मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया की इमामत के फ़लसफ़े का मुताला करें तो वो सारे अवामिल खुलकर सामने आ जाते हैं, जिनके बायस मुसलमानों ने 636 ईस्वी में यरमूक के मुकाम पर दुनिया की एक सुपर ताकत रोमन अंपायर को शिकस्त दी, जबकि इससे एक साल बाद 637 ईस्वी में दूसरी आलमी ताकत सल्तनत फारस को पछाड़ा। इमरान खान साहब कहते हैं कि हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट 1971 के अलवनाक साहने का निहायत जामियत से अहाता करती है। हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट के मुताबिक फर्द वाहिद याहिया खान ने अपनी ताकत बढ़ाने की खातिर फौज को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाया।
इस शख्स ने अपनी जिद और अना की वजह से फौज से हथियार डलवाए और रिपोर्ट के मुताबिक हमारी फौज ने जंग के मैदान में तो खूब मुकाबला किया, लेकिन फर्द वाहिद याहिया खान ने फौज की सारी कोशिश पर पानी फेर दिया। और हेनरी किसिंजर ने अपनी खिताब में जिक्र किया है कि फर्द वाहिद याहिया खान 5 साल के लिए फौज और मुल्क का दोनों का सरबराह बनना चाहता था, जिसके लिए इसने अपना अलहदा आइन भी तैयार करवा रखा था। फर्द वाहिद याहिया ने अपनी फौज को इस कदर नुकसान पहुंचाया कि फौज को खुद उसे हटाना पड़ा। जमहूरियत की बुनियाद अखलाकियात पर होती है। जब किसी मुआशरे में अखलाकियात ना रहें तो वहां जमहूरियत का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। जमहूरियत में अवाम को अपने नुमाइंदे खुद चुनने का हक सबसे बुनियादी तरीन हक है। पाकिस्तान में जिस तरह से जमहूरियत और अखलाकियात की धज्जियां उड़ाई गईं, इसकी तफसीलात कौम के सामने हैं। जबकि निगरान वजीर आजम अनवार काकड़ ने 8 फरवरी के इंतखाबात के हवाले से अपने ख्यालात और इससे पहले रावलपिंडी के कमिश्नर का एतराफ़ी बयान पाकिस्तान में जमहूरियत का हकीकत बयान करने के लिए काफ़ी है। इस वक्त पाकिस्तान में सिर्फ एक जमहूरी हुकूमत कायम है और वो है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत के तहत पूरे सूबे में किसी सियासी जमात पर कोई सियासी सरगर्मी करने पर पाबंदी नहीं है। इससे पहले जब मरकज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमहूरी हुकूमत कायम थी तो हमारी मुखालिफ सियासी जमातों की जानिब से किए जाने वाले एहतजाजी मुजाहिरों या सियासी इज्तिमाआत के मौके पर ना तो उनके रास्ते रोके गए और ना ही उन पर किसी किस्म का तशद्दुद किया गया और ना ही उनके खिलाफ कोई मुकदमा कायम किया गया। खैबर पख्तूनख्वा के अलावा पाकिस्तान भर में कायम करदा फॉर्म 47 की हुकूमतें तहरीक इंसाफ की हर पुरअमन जमहूरी और कानूनी सियासी सरगर्मियों की राह रोकती हैं। हमारे कारकुनों को बदतरीन हरासगी और तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है और उनके खिलाफ झूठे मुकदमात की भरमार की जाती है। और इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि यानी कि आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम भी मैच हारी है तो अगेन मोहसिन नकवी साहब का जिक्र है कि करप्ट हुक्मरान अशराफिया के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुल्क से जमहूरियत और अखलाकियात को तबाह किया जाता है। चुनांचे यही वजह है कि जो भी पाकिस्तान में हुक्मरानी के मनसब पर पहुंचा उसने लूट खसूट करके पैसा बाहर भिजवाया। और इसकी ताज़ा तरीन मिसाल वजीर दाखिला हैं। दुबई लीक्स में मोहसिन नकवी को जवाबदेह होना पड़ेगा और कौम को अपनी अहलिया की जायदाद की मनी ट्रेल देना होगी और कौम को बताना होगा कि जब मोहसिन नकवी और उसकी बीवी का सारा कारोबार पाकिस्तान में है तो जायदाद की खरीदारी के लिए पैसा बाहर कैसे मुंतकिल हुआ। इस तरह से गंदम स्कैंडल का भी जवाब देना पड़ेगा। इमरान खान साहब ने कहा कि जेल के अंदर इंसान को अपने रब से करीब होने का मौका मिलता है और खालिक से ताल्लुक कायम करने का भी मौका मिलता है। जेल में मैंने अपनी ज़रूरियात को महदूद कर लिया है, जिससे जेल में रहना अब मुश्किल नहीं है। मैं समझता हूं कि जब आप अपनी ख्वाहिशात की गुलामी छोड़ देते हैं तो आप आज़ाद हो जाते हैं और आज़ाद लोग आज़ाद फैसले करते हैं। मुश्किल वक्त में सोशल मीडिया टीम की खिदमात बेमिसाल हैं। जेल में बंद होने की वजह से कम्युनिकेशन के मसाइल ज़रूर आए, लेकिन मुझे अपनी सोशल मीडिया टीम पर भरपूर एतमाद है और मैं अपनी टीम के साथ खड़ा हूं। तमाम सोशल मीडिया वर्कर्स को मेरा सलाम पहुंचे। अब जनाब खबरें हैं, लर्ज रही है हुक्मरान इत्तेहाद में दरारें भी हैं और मसाइल भी हैं। और मसाइल इसलिए हैं कि ये तो इमरान खान साहब हैं, आराम से खड़े हैं, जेल में कैद हैं और सजाएं हुई हैं, मजीद मुकदमात से डराया जा रहा है, लेकिन वो तो आपको मैंने बता दिया उनकी जहनी और जिस्मानी और कैफियत क्या है, वो लड़ने के लिए तैयार हैं और पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हैं। अब आते हैं कि कौमी असम्बली, वो कहते हैं जी कौमी असम्बली तोड़ दी जाए। उसकी वजह आपको सारी सूरत हाल का पता है कि कोई भी दोस्त मुल्क इस वक्त हमें कुछ मदद करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो मदद कर करके थक गए हैं और वो कहते हैं कि आपकी जो मसाइल हैं वो हमारे कद काट से अब बहुत बढ़ चुके हैं, लिहाजा पहले आप अपने आप को ठीक करें, उसके बाद कोई अगली बात करें। और यहाँ तक कि हमारा दोस्त चाइना जो है वो भी ये एडवाइस कर रहा है कि पहले अपने घर में मामलात को ठीक करें, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करें और उसके बाद फिर अगली बात करें। और दूसरा ये कि कमज़ोर हुकूमतें जो हैं वो किसी भी मुल्क के साथ बातचीत करने की पोजीशन में नहीं होती और ना ही वो कोई गारंटी दे सकती हैं। जिस हुकूमत का पता ही नहीं है कि उसने 2 महीने रहना है, 4 महीने रहना है, 6 महीने रहना है, उस हुकूमत से ऐसी कौन हिम्मत करेगा जो अपनी इन्वेस्टमेंट को खतरे में डालेगा। ये सूरत हाल चल रही है।
امن و امان کی صورتحال ہمارے سامنے ہے، امن و امان کی صورتحال کو دیکھ لیں، اور اس کے علاوہ خارجہ پالیسی کو دیکھ لیں، ہمارے افغان بارڈر، پاک افغان بارڈر، پاکستان بارڈر، پاک انڈیا بارڈر، ہر طرف خطرہ ہی خطرہ ہے۔ چائنا ہم سے ناراض ہے، دکھی ہے، بلکہ ناراض نہیں ہے، دکھی ہے کہ وہ ایک بہت اچھا اسٹریٹجک پارٹنر سمجھتا ہے پاکستان کو، لیکن پاکستان کی طرف سے اس کو گرم ہوائیں ملی۔ تو یہ ساری صورتحال ہے۔ تو پارٹ ٹائم وزیر داخلہ ہے ہمارا، پارٹ ٹائم پی سی بی کا چیئرمین ہے، پارٹ ٹائم ہمارا صحافی ہے، اور پارٹ ٹائم لوگوں سے یہ حکومت چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لہٰذا اسی خطرے کے پیش نظر جو ہے اب اندر سے ہی آوازیں اٹھ رہی ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ فی الحال تو یہ پیشن گوئی کروائی ہے منظور وسام صاحب کے ذریعے۔ یہ پیشن گوئی نہیں ہے، یہ بلکہ تجویز ہے انہوں نے دی ہے، اور ایک راستہ دکھایا ہے کہ مسلم لیگ نواز کو، شہباز شریف صاحب کو، کہ جناب اس بارے میں آپ سوچنا شروع کر دیں۔ اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ منظور وسام صاحب نے کہ وزیر اعظم شہباز شریف 3 ماہ کے اندر قومی اسمبلی تحلیل کر دیں، اس بات کا قطعی امکان موجود ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ ملک کی سیاست سے متعلق انہوں نے کہا کہ سچویشن ایسی ہے کہ موجودہ سیٹ اپ جو ہے میں وزیر اعظم نواز شریف نہیں بن سکتے، اور ہو سکتا ہے شہباز شریف 3 ماہ کے اندر قومی اسمبلی تحلیل کر دیں، اور قومی اسمبلی تحلیل ہونے کے بعد جو بھی سیٹ اپ آئے گا دیکھا جائے گا، مگر صوبائی اسمبلیاں موجود رہیں گی۔ اور انہوں نے کہا کہ عمران خان اور دیگر سیاستدانوں کے لیے حالات اچھے نہیں دیکھ رہا، ریلیف ملتے بھی ہیں اور واپس بھی ہو جاتے ہیں، عمران خان خوش فہمی میں نہ رہیں۔ اب اس خبر کے پیچھے کیا راز ہے پنہاں؟ یہ سوچ رہے ہیں کہ جناب بجائے اس کے کہ جو مومنٹم بنتا جا رہا ہے، اگر 3 ماہ کے اندر اگر اسمبلیاں توڑتے ہیں تو وہ 3 ماہ کب بنیں گے؟ وہ یہ بجٹ کے بعد بنیں گے، اور بجٹ جو ہے وہ ان کی بینڈ پہ جانے والا ہے، اور ایک طرف لوڈ شیڈنگ، بجلی کے بل بے شمار، اور جو آئی ایم ایف کی شرائط پورے کرتے ہیں تو ان کے پلے کچھ نہیں رہنا، اور جون کا مہینہ ہے، اور جولائی اگست میں وہ کہتے ہیں جی ہم اسمبلیاں توڑ دیں گے، اور ستمبر اکتوبر میں الیکشن کروا دیں گے۔ اس کی بنیادی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ بڑی کیلکولیٹڈ سا نمبر انہوں نے بتایا ہے کہ ٹرمپ کے آنے کے بہت زیادہ چانسز ہیں، پریزیڈنٹ ٹرمپ کے، اور اگر یہ سیٹ اپ برقرار رکھتے ہیں، اس سیٹ اپ پہ پہلے ہی بہت زیادہ اعتراضات اٹھ چکے ہیں، کیونکہ جتنے بھی ہمارے آئے تھے انٹرنیشنل آبزرورز، وہ جو رپورٹ سبمٹ کر چکے ہیں، وہ ان انتخابات کا تیا پانچا کر چکے ہیں۔ یہ چوری کا نظام ہے، اور اس چوری کے نظام پہ الیکشن چوری کا نظام جو ہے وہ کوئی بھی مطمئن نہیں ہے۔ لہٰذا ان کو خطرہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ آئیں گے تو وہ اپنا پریشر ڈالیں گے، ٹرمپ انتظامیہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کی طرف کرے گی، کیونکہ عمران خان صاحب کے ان سے اچھے تعلقات رہ چکے ہیں جب وہ پریزیڈنٹ تھے۔ تو لہٰذا ادھر سے جیسے کہ مشاہد حسین سید صاحب بھی کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ ادھر سے کال آ جائے تو عمران خان صاحب کے ساتھ معاملہ طے کر لیں، لیکن یہ لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ معاملہ طے کرنے کے بجائے یہ اندر ہی اندر ڈسکشن کر رہے ہیں کہ جناب کیوں نہ ہم قومی اسمبلی تحلیل کر کے ان سے پہلے ہی، پریزیڈنٹ ٹرمپ کے آنے سے پہلے ہی ایک نئے الیکشن کروا کے، اور وہ فارم 47 والا جو ہے اس کو کور اپ کر دیں، اور ہم ایک اور الیکشن کروا دیں، تاکہ باہر سے اگر کوئی پریشر آتا ہے اور اس نئے سیٹ اپ میں مسلم لیگ نواز کو آؤٹ کر دیا جائے اور پیپلز پارٹی کو ان کر دیا جائے، تو پیپلز پارٹی ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ، امریکن انتظامیہ کے ساتھ ذرا اچھی گٹ مٹ کر لے گی۔ تو یہ ایک طرح کا ایک ان کا ہے خیالی پلاؤ جو کہ اندر خانے پکا رہے ہیں، جس کو منصور وسام صاحب نے اپنے ایک پیشن گوئی کی صورت میں پیش کر دیا ہے۔ اور اتنے سمجھدار ہیں وہ کہتے ہیں صوبائی اسمبلیوں کو نہیں چھیڑنا، یعنی کہ مسلم لیگ نواز جو ہے وہ پنجاب میں اپنا فارم 47 کی سرکار برقرار رہے، بلوچستان میں فارم 47 کی سرکار چلتی رہے، سندھ میں سرکار چلتی رہے، اور خیبر پختونخوا کا لالی پاپ ان کو دیا جاتا رہے پی ٹی آئی کو، تو صرف قومی اسمبلی کا الیکشن کروا دیا جائے۔ تو میرا نہیں خیال کہ یہ ہوگا، عمل پذیر ہو سکے گا۔ بہرحال دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔